इकोनॉमिक्स की कुछ ऐसी बेसिक्स एंड बैकग्राउंड जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली इग्नोर कर देते हैं और बोलते टाइम डायलेमा में चले जाते हैं रेंडमली अगर उनसे कुछ पूछा जाए बेसिक डिफरेंसेस। तो जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं आपके लिए यह वीडियो है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बेसिक्स नॉलेज ऑफ इकोनॉमी जो जनरली इग्नोर किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट कॉन्सेप्ट बट इकोनॉमिक्स वर्ड जो है उसका ओरिजिन कहाँ से आया। उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल में डिफरेंसेस देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स का जरूरत क्यों पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि साइंटिस्ट या फिर इकोनॉमिस्ट लोगों को इकोनॉमिक्स का डिस्कवरी करना पड़ गया। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बाय डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, जो कि क्लासिकल डेफिनेशन, नियो क्लासिकल एंड कीनेसियन। इसमें और भी हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ वर्ड इकोनॉमिक्स कहाँ से आया। तो अरिस्टोटल, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते होंगे, यह बात है 3 to 4 सेंचुरी में बीसी की बात कर रहा हूँ, बिफोर क्राइस्ट, जब चंद्रगुप्त मौर्य ये सब का टाइम हुआ करता था। तो उस टाइम अरिस्टोटल ने एक वर्ड दिया, उसका नाम था ओइकोनोमिया। अगर इसको हम ब्रेक करें तो ओइको का मतलब होता है हाउस और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो हाउस की जो मैनेजमेंट होती है उसी के पढ़ाई को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे हम लोग आमतौर पे हमारे घर में भी डेली टू डेली लाइफ में हाउस मैनेजमेंट हम देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं घर में सैलरी आया, तो उस सैलरी का हम कैसे और कहाँ पे एलोकेट करें जिससे कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेज हमें मिले। जैसे कुछ एक पैसा हम एजुकेशन में लगाते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट में लगाते हैं, कुछ रेंट पे देते हैं। तो काफ़ी सारा यूजेज होता है हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। तो इसी को बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक्स है। इकोनोमिया से इकोनॉमिक्स बना। इकोनॉमिक्स को भी हम ब्रेक करेंगे तो इको का मतलब होता है होम और नॉमिक्स, नोमोस, इसको बोलते हैं नोमोस। तो नोमोस का मतलब होता है अकाउंट। तो सेम बात है, यहाँ हाउस मैनेजमेंट देखते थे, यहाँ पे होम का अकाउंट्स देखेंगे। तो वो भी सेम ही बात है, डेली लाइफ में हम क्या एक्सपेंडिचर करते हैं, उस पर कितना बजट एलोकेट करते हैं, इसी को हाउस मैनेजमेंट बोलते हैं। तो अब हम यहाँ आते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड इकोनॉमिक थिंकर्स वाज द 8th सेंचुरी बीसी ग्रीक फार्मर पोएट हेसोइड। यह कोई इकोनॉमिस्ट नहीं थे, यह फार्मर और पोएट थे। इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स आज का नहीं है। 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा फॉर्मली एडवोकेट किया गया, बट इकोनॉमिक्स उससे काफी पुराना है। जैसे ये देखिए, हेसोइड ने 7 to 8 बीसी में यह बात बोली थी। तो बस इंट्रोडक्टरी में दे रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स आज का नहीं है, काफी पहले का है। और इन्होंने उसी टाइम बोला था कि किसी भी स्केर्स रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करने के लिए हमें लेबर, मटेरियल एंड टाइम का जरूरत पड़ सकता है। सोचिए, ये उस टाइम का बात है जब उन्होंने उस टाइम बोला था। और ऑफिशियली एडवोकेट कब हुआ इकोनॉमिक्स? तो वो एडम स्मिथ द्वारा 1776 में किया गया। इनकी एक बुक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द क्रिएशन ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। तो ये बेसिकली वेल्थ पे फोकस करते थे और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है और फाउंडर ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक। ये 18th सेंचुरी में हुआ था, लेटर 18th सेंचुरी मीन्स 1750 के बाद ही हुआ, 1776, तो उसको
लेटर 18th सेंचुरी ही बोलेंगे। अब आते हैं डिफरेंसेस, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है। इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक नाउन वर्ड है। द स्टेट ऑफ अ कंट्री और अ रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ स्टेट, मैं एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ना कि लोकेशन की। तो द स्टेट ऑफ अ कंट्री मीन्स एक सिचुएशन या एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ रीजन और अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ की प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ही एग्जिस्ट करता हो। ये कोई वर्ब नहीं है, ये कोई काम नहीं हो रहा है, बट कि एक सेट ऑफ इन्वायरमेंट हम इसको बोल सकते हैं कि जहाँ पे ये प्रोडक्शन कंजम्पशन साइमल्टेनियसली काम कर रहा हो। इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच मनी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ अ कंट्री और अ रीजन आर ऑर्गेनाइज्ड। वही बात हुआ कि यहाँ प्रोडक्शन कंजम्पशन बोले, यहाँ मनी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड मीन जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिस सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हुआ उसी को इकोनॉमी बोलते हैं। या फिर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन, ट्रेड, सप्लाई ऑफ मनी, थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशन है, आप अपने हिसाब से जो भी सोच सके। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज इन रिसेशन। तो इंडियन इकोनॉमी इज इन रिसेशन का क्या मतलब होता है कि मार्केट जो है कोलैप्स कर रहा है। रेगुलर 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाता है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। जीडीपी ग्रोथ स्लो होने का मतलब है कि मार्केट का ग्रोथ स्लो हो गया। तो मार्केट का ग्रोथ स्लो हो गया मीन्स इकोनॉमिक का ग्रोथ स्लो हो गया। तो इससे हम लिंक कर सकते हैं कि इकोनॉमी को हम मार्केट भी बोल सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के। तो जब हम इकोनॉमी जानते हैं, एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जब हम स्टडी करते हैं तो इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमीज एंड डेवलप्स पॉसिबल मॉडल फॉर देयर फंक्शनिंग। मतलब हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई से जो भी हम एक पॉसिबल या फिर सुटेबल मॉडल निकालते हैं जिससे कि जो ये इकोनॉमी एक्टिविटी है, मीन जो मार्केट एक्टिविटी है, वो एक अच्छे से फंक्शन कर सके, उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट और इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स से अगर हम एस हटा दें तो ये अपने आप में एडजेक्टिव बन जाता है जो कि इकोनॉमी से लिंक करता है, मीन्स कनेक्टेड टू इकोनॉमी। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल की। इकोनॉमिकल यहाँ जो लिखा हुआ इससे भी क्लियर हो जाएगा, कैरीज अ समवॉट फिगरेटिव मीनिंग ऑफ नॉट रिक्वायरिंग टू मच ऑफ समथिंग और यूजिंग नो मोर ऑफ समथिंग देन इज नेसेसरी। मीन्स हम किसी चीज का यूज करते हैं, कोई भी इनपुट लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम यूज किया जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। तो उसी को बोलते हैं कि जो चीज जितनी जरूरत है उससे हम कम ही लगाएं और जितना आउटपुट चाहिए हमें वो मिल जाए, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिकल यूज। मीन्स किफायती टाइप से, हिंदी में बोलते हैं किफायत यूज करना, उसी को इकोनॉमिकल बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि दैट प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर एग्जिबिट्स इकोनॉमिकल स्पेस इन माय रूम। मतलब कि मेरे रूम में जो मैंने फर्नीचर लगाया है वो काफी इकोनॉमिकल स्पेस एक्वायर किया है। मीन्स जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा नहीं लगा, काफी सुटेबल प्लेस में वो एडजस्ट हो गया, इसीलिए उसको इकोनॉमिकल बोलते हैं। तो इकोनॉमिकल यूज में सिर्फ मनी ही नहीं आएगा। इकोनॉमिकल यूज में हम मनी, टाइम, स्पेस, किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हैं, एनीथिंग। क्योंकि रिसोर्स में सिर्फ मनी ही नहीं आता, रिसोर्स मेरा सब कुछ है। मेरा हार्ड लेबर, मनी, टाइम, स्पेस, एनीथिंग सब रिसोर्स में ही आता है।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। रिसोर्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोल, स्टील, लैंड यही सब है। दुनिया की हर चीज रिसोर्स ही होती है। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स की आखिर जरूरत क्यों पड़ा और इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करता है। तो आप अपने आप में सोचिए कि इकोनॉमिक्स डिस्कवरी करने का जरूरत क्यों पड़ा होगा। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इस लिमिटेड के थ्रू फुलफिल करने के लिए जो हमें टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, वही टेक्निक हमें इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो जो अनलिमिटेड वांट्स है उसकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि रिसोर्स जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल सारा कुछ जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, स्कैर्स है। बट पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा है, तो उसकी फुलफिलमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वही सेट ऑफ टेक्निक सोचा गया, उसी का नाम इकोनॉमिक्स रखा गया। तो इकोनॉमिक्स डील किससे करता है? सबसे पहले है स्कैरसिटी, चॉइस। स्कैरसिटी वर्ड से साफ दिख रहा है, इसका मतलब है लिमिटेड। एंड चॉइस मीन्स चॉइस यहाँ दो रेस्पेक्ट में है, एक प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में और एक कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में। प्रोड्यूसर ये सोचता है कि हम ऐसी कौन सी चीज चूज करें इनपुट में कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। कंज्यूमर ये सोचता है कि हम ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स या फिर कोई ऐसा चॉइस हम चूज करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो प्रोड्यूसर यह सोचता है कि मिनिमम इनपुट से हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और कंज्यूमर सोचता है कि हमें मिनिमम से मिनिमम अपने मनी को एक्सपेंडिचर करके हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो चॉइस वही है कि हम what to choose and how to choose that we get maximum satisfaction from producer side and consumer side as well। उसके बाद हम देखते हैं अनलिमिटेड वांट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। यही है मेन कारण जिससे कि इकोनॉमिक्स का डिस्कवरी हुआ। वांट्स हमारे अनलिमिटेड है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनकम ग्रोथ हो रहा है, वांट्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले नेसेसिटी में थे, उसकी इनकम बढ़ी, वो लग्जूरियस गुड में आ गया उस तो। और रिसोर्स क्या है? रिसोर्स तो लिमिटेड है, तो हम कैसे फुलफिल करेंगे? तो इसी को लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हम जो टेक्निक का यूज करते हैं, उसी से इकोनॉमिक्स डील करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज यहाँ मतलब है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपस में कैसे रिलेटेड है, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। तो लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू अगर हम इन तीनों को कनेक्ट करें तो उसके लिए हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो वही बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज रिजल्ट्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। विदाउट स्पेशलाइजेशन हम लिमिटेड रिसोर्स को बेस्ट एलोकेट कर ही नहीं सकते हैं। अगर प्रोडक्शन कभी ज़्यादा हो गया तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, फिर ये प्रोड्यूसर को लॉस हो गया, या फिर डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम हो गया तो प्राइस बढ़ जाएगा, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इसी सब को एडजस्ट करने के लिए स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यही बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। तो ये डील विथ दीज थ्री टॉपिक्स, और इसको हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है इसी तीन चीज के आधार पे बना है, इसी चीज को रखते हुए इकोनॉमिक्स का डिस्कवरी हुआ है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। यह एक ऐसा टॉपिक है जो
इवन ग्रेजुएशन के बच्चों को भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन सा इकोनॉमिस्ट किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, उनकी जो डेफिनेशन है वो किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है, ये बेसिक है। इसको 11th के इकोनॉमिक्स बुक में ही मेंशन कर देना चाहिए ताकि आगे चल के स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तो चलिए स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करते हैं। स्कूल्स ऑफ थॉट मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट एरा में डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट अपने हिसाब से क्या क्या इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिए या फिर उनके अकॉर्डिंग क्या क्या नए नए कॉन्सेप्ट लाए गए, उसी को स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट में नॉर्मली हम जानते हैं क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड किनेजियन। बट क्लासिकल के पहले भी एक डॉक्ट्राइन हुआ करता था, उसका नाम है मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन हुआ करता था बिफोर क्लासिकल। ये ज्यादातर एक्सपोर्ट को इन्फ्लुएंस करते थे। इनका मानना था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए इकोनॉमी में। ये इंटरनेशनल इकोनॉमी या फिर ट्रेड को सपोर्ट करते थे और ये काफी इन्फ्लुएंसिंग रहे हैं। ये करीब 100 से 150 साल तक इनकी इन्फ्लुएंसेस रही है इकोनॉमी पे। लेकिन तब तक क्या है कि मतलब फॉर्मली एडवोकेटेड हुआ नहीं था इकोनॉमिक्स, तो इनकी बात इतनी की नहीं जाती है। इसके बाद एडम स्मिथ हैं जो इनकी बातों को आर्ग्यू करने लगे। तो क्लासिकल में एडम स्मिथ की जो बुक आई थी, ये बुक आई थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, बट इससे पहले भी इनकी एक बुक आई थी, फर्स्ट बुक, द थियोरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। तो मोरल सेंटिमेंट में इन्होंने क्या दिखाया था, इसी मोरल सेंटिमेंट्स वाली बुक से इन्होंने इनविजिबल हैंड का बात बोला, लेजेस फेयर की बात बोली। इनविजिबल हैंड, एडम स्मिथ बोलते हैं कि मार्केट जो है वो ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर सकता है किसी भी फ्लक्चुएशन से, और ऑटोमेटिकली वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली हमेशा इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ऑलवेज अटेंड इक्विलिब्रियम इन मार्केट। मीन्स इनके अकॉर्डिंग कि हम कितना भी सप्लाई करते जाएं, डिमांड की कमी नहीं होगी, डिमांड खुद पे खुद हो जाएगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इनकम की कमी नहीं है, पैसा लोगों के पास है ही, तो डिमांड में कमी नहीं होगी, बस हमें सप्लाई करते जाना है, डिमांड तो होते रहेगा। उसके बाद लेजेस फेयर। लेजेस फेयर इनके कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से इकोनॉमिक में डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इफेक्ट आता है। तो ये एडम स्मिथ का कहना था, और इन्हें नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीडीपी की जो पहली कॉन्सेप्ट थी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्लासिकल का डेफिनेशन क्या था इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि आज हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, आज हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स के आसपास ही रहना है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड पढ़ना है इकोनॉमिक्स का। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलता है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ। ये आप देख रहे हैं कि जहां भी क्लासिकल का बात आता है वहां वेल्थ वर्ड यूज जरूर होता है। मतलब क्लासिकल जो है वो बेसिकली फोकस किया है हमेशा वेल्थ पे, प्राइस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, बेसिकली सप्लाई साइड। इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर या फिर इंडिविजुअल बिहेवियर का कोई बात नहीं किया कि इंडिविजुअल क्या डिमांड करता है, उसकी क्या चॉइसेस है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके अकॉर्डिंग सप्लाई करते जाएंगे, डिमांड तो हो ही जाएगा। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है, हम इसे क्लासिकल क्यों बोलते हैं? देखिए, क्लासिकल का मतलब होता है कि मोस्ट रिलायबल,
या फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुल। क्लासिकल बेसिकली अ ब्रॉड टर्म दैट रेफर्स टू द डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट फॉर इकोनॉमीज इन 18th एंड 19th सेंचुरी। मतलब क्लासिकल ने जो अपना थॉट दिया वो आज भी इवन 21st सेंचुरी में भी उसी के थियोरी और कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सारा इकोनॉमिस्ट अपना अपना कॉन्सेप्ट देते गए। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी जो डेवलप हुआ वो जस्ट आफ्टर वेस्टर्न कैपिटलिज्म के बाद शुरू हुआ। और जो क्लासिकल था यह आपका हेल्प भी किया है कि जो भी कंट्रीज था, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज का ही बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, तो जो भी वेस्टर्न कंट्रीज था उसको हेल्प किया यह माइग्रेट करने से फ्रॉम मोनार्क फ्रॉम मोनार्कियल रूल टू कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब मोनार्कियल रूल से कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी बनाने में क्लासिकल का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्लासिकल में एडम स्मिथ, इनके फॉलोअर रहे हैं रिकार्डो, उसके बाद फीसर रहे हैं, फिर सेज लॉ हम सब जानते हैं, तो उसके बाद थॉमस माल्थस भी है। तो ये सारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं क्लासिकल के। मैं इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट का नाम बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन से इकोनॉमिस्ट किस एरा से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं नियो क्लासिकल की, बट यहाँ भी एक लूप होल था। नियो क्लासिकल और क्लासिकल के बीच में एक सोसाइटी आया था, मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट। ठीक है, मार्जिनलिस्ट इकोनॉमी क्या था, इनको रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक एरा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी वही है जहां से डिमांड की बात शुरू हुई। रिवोल्यूशनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट वो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कंज्यूमर साइड की बात बोली कि एक इंडिविजुअल अपने इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करता है, कैसे वो मैक्सिमम यूटिलाइज करता है। तो यह मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट द्वारा पहली बार बोला गया। तो यहाँ पे 3 इकोनॉमिस्ट थे, जेबॉन्स जो कि इंग्लैंड के थे, मेंगर आपने सुना ही होगा ऑस्ट्रिया के थे, और वालरस वालरस जो थे स्विट्जरलैंड के। ये इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट दिए, एक साथ नहीं दिए, और यहीं से मॉडर्न इकोनॉमिक्स का शुरू भी हुआ। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एक इंडिविजुअल जो है अपने इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल। तो यहीं से हम बात करना शुरू किए डिमांड साइड की। अब इसके बाद आते हैं नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल कौन शुरू किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल क्या किए, यही मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट की जो कॉन्सेप्ट थी मार्जिनल यूटिलिटी को, इसी को ये आगे बढ़ाए। और मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। इसी से हमने डिमांड कर्व डिराइव किया। तो डिमांड कर्व डिराइव करते समय एक प्रॉब्लम था कि डिमांड कर्व तो डिराइव कर लिए, बट जब तक हमें एक प्राइस नहीं मिलेगा तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि किस प्राइस पे हम इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने क्लासिकल कॉन्सेप्ट को अप्रोच किया। तो जब क्लासिकल कॉन्सेप्ट को अप्रोच किए और इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट, जब दोनों का सिंथेसिस हुआ, तो जब क्लासिकल और मॉडर्न का जब सिंथेसिस होकर कोई कॉन्सेप्ट निकलता है उसी को बोलते हैं नियो क्लासिकल। ठीक है, नियो क्लासिकल, जहां नियो लगेगा समझिएगा कि उस थॉट में क्लासिकल का भी कुछ ना कुछ योगदान रहा है। तो अब बात करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस इकोनॉमिक्स पे ही बात करेंगे। तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन दिए? अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं
कि इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। पहली बार किसी ने मैनकाइंड की बात की। मैनकाइंड मीन्स किसी भी इंडिविजुअल के बारे में सोचा। फिर इसी के बाद जस्ट रॉबिन्स ने अपना डेफिनेशन दिया कि जस्ट साइंस और सोशल साइंस। देखिए यहाँ साइंस और सोशल साइंस में कंफ्यूज नहीं होना है। साइंस है कि एक नेचर और प्योर साइंस की बात करता है। सोशल साइंस है कि नेचर एंड प्योर की तो बात करता ही है, साथ ही साथ वो ह्यूमन बिहेवियर और सोशल बिहेवियर की बात करता है, इसलिए हम सोशल साइंस बोलते हैं। तो इज अ सोशल साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce mean which have an alternative use। तो यह एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं जो रिलेशन बताता है बिटवीन एंड्स मीन्स अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर्स मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेस। इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा पढ़ाई है जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ाता है कि कैसे वो स्केयर मीन्स लिमिटेड रिसोर्स और अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई किया, कौन सा टेक्निक लगाकर, उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव एन ऑल्टरनेटिव यूजेज। इसका मतलब है कि कोई एक रिसोर्स है जैसे स्टील है तो इसका ऑल्टरनेटिव यूज है, इसको हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, इसको हम प्लेन बना सकते हैं, इसका हम मोबाइल फोन बना सकते हैं। मीन्स वन रिसोर्स डिफरेंट डिफरेंट यूजेज। तो अल्टरनेटिव यूजेज कि हम एक रिसोर्स को हम कितनी बार उसको एलोकेट कर सकते हैं और उससे हम अपना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो नियो क्लासिकल के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज ऑप्टिमली एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स एंड डिजायर्स। तो देखिए जैसे हम बोले थे कि नियो क्लासिकल जो है वो इंडिविजुअल के बारे में बात बोलता है। क्लासिकल क्या था, वो सिर्फ वेल्थ और नेशन के बारे में बात बोला, उसे इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं था। बट नियो क्लासिकल का मानना था कि जब एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल डेवलप नहीं करेगा तब तक नेशन डेवलप नहीं कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने एक इंडिविजुअल की बात की, फिर उसके बाद सोसाइटी की बात की, और इन्होंने ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू मीट दियर नीड्स एंड डिजायर। इन्होंने एक इंडिविजुअल की डिजायर की बात की कि एक इंडिविजुअल और सोसाइटी कैसे किसी लिमिटेड रिसोर्स को बेस्ट एलोकेट करके वो ऑप्टिमली अपने नीड्स और डिजायर को फुलफिल कर सकता है। ये नियो क्लासिकल द्वारा दिया गया था। और एक इंटरेस्टिंग बात है नियो क्लासिकल का कि जो भी आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आया है इकोनॉमिक्स में वो नियो क्लासिकल द्वारा ही दिया गया। क्योंकि आप देखे होंगे कि मैथ्स तभी से स्टार्ट होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी या डिमांड की बात शुरू हो जाती है। तो नियो क्लासिकल जब स्टार्ट हुआ उसी समय से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो गया। तो नियो क्लासिकल किस पे एम्फेसाइज करता है? नियो क्लासिकल एम्फेसाइज करता है कि हाउ डिसीजंस आर मेड। कोई भी डिसीजंस रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, वो कैसा डिसीजन होगा जो हमें बेस्ट आउटपुट दे सके जिससे कि हम ऑप्टिमल सेटिस्फैक्शन ले सके। तो ये उस डिसीजन की बात करता है। और जब भी डिसीजन चॉइसेस की बात करेंगे तो सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं, कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर, क्योंकि दोनों को अपना सेटिस्फैक्शन देखना है, या प्रोड्यूस करेगा या कंज्यूम करेगा। सेकेंड है कि व्हाट आर द ऑप्टिमल एंड बेस्ट रिजल्ट फॉर एवरी इकोनॉमिक डिसीजन। तो जो हम डिसीजन ले लिए फर्स्ट वाले में, तो हम उस डिसीजन से हम कैसे ऑप्टिमल एंड बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं, ऐसा कौन सा टेक्निक हम लगाएं, ऐसा कौन सा मॉड्यूल लगाएं जिससे कि वो सेम इनपुट एलोकेशन से हमें बेस्ट आउटपुट मिल जाए, मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। थर्ड बात करते हैं कांस्टेंट मैक्सिमाइजेशन। कांस्टेंट मींस होता है लिमिटेड। तो कांस्टेंट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? कांस्टेंट मैक्सिमाइजेशन होता है कि हम एक लिमिटेड रिसोर्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकें। तो लिमिटेड रिसोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या होगा कि लिमिटेड रिसोर्स में से किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हम मिनिमम से मिनिमम इनपुट एलोकेट करें। मतलब कम से कम, जैसे उस टाइम मैंने बात किया था कि इकोनॉमाइजेशन। इकोनॉमाइजेशन क्या होता है? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होता है कि यूज लेस देन दैट इज रिक्वायर्ड।
तो हम मिनिमम से मिनिमम यूज करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट मैक्सिमाइजेशन। मतलब हम एक कम चीज को कैसे ज्यादा बना सकते हैं, इसी को बोल रहे हैं कांस्टेंट मैक्सिमाइजेशन। अब लास्ट में आते हैं किनेशियन। तो आपने देखा होगा क्लासिकल में भी काफी सारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, मर्सेंटेलिज्म में भी काफी सारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इवन मार्जिनलिस्ट में काफी सारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, नियो क्लासिकल में काफी सारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं। बट किनेशियन एक ऐसा इकोनॉमिस्ट था जो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल ऑफ थॉट थे। सिंगल हैंडेड मैन। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इकोनॉमिस्ट इज अ मेथड rather than doctrine, an apparatus of mind, a technique of thinking which helps its possessor to draw correct conclusion। इनका कहना था, ये काफी प्रैक्टिकल इंसान थे। इनका कहना था कि ये डॉक्ट्राइन मीन्स होता है प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्राइन्स मीन्स होता है प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत। इनका कहना था कि इकोनॉमिक्स एक काफी प्रैक्टिकल चीज है, मेथड है rather than a doctrine, एन apparatus ऑफ माइंड, अ टेक्निक ऑफ थिंकिंग। इनका कहना था कि यह एक ऐसा मॉड्यूल है, ऐसा मेथड है जो कि एक ऐसा डिसीजन लाता है इकोनॉमिक में जो प्रोसेसर को हेल्प करे एक करेक्ट कंक्लूजन लाने में। करेक्ट कंक्लूजन का कहने का मतलब है कि करेक्ट कंक्लूजन का मतलब है कि बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करें, इसी का मतलब है करेक्ट कंक्लूजन। तो जॉन मैनियार्ड किन, इनका कब हुआ एस्टेब्लिशमेंट? जब क्लासिकल और नियो क्लासिकल के आधार पे पूरा इकोनॉमिक्स चला आ रहा था, बट 1929 में ये पहले से भी अपना थियोरी दे रहे थे, बट इनको कोई सुन ही नहीं रहा था। जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, तो सारा क्लासिकल और नियो क्लासिकल का जो कॉन्सेप्ट था वो धरा का धरा रह गया। तब लोगों ने इनकी बात सुननी शुरू कर दी। तब ये 1936 में इनकी एक बुक आई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तब से जाकर किनेशियन का स्टैब्लिशमेंट हुआ, और किनेशियन भी धीरे धीरे फेडअप हो गए। कब? 1960 1970 आते आते, क्योंकि यहाँ पे फिर शुरू हो गया नियो क्लासिकल। हाँ, नियो क्लासिकल में बताया कि नियो क्लासिकल एक टाइम को नहीं बोलते हैं, जब भी किसी अपने कॉन्सेप्ट और क्लासिकल के कॉन्सेप्ट को सिंथेसाइज करके जब बनाते हैं तो उसी को नियो क्लासिकल बोलते हैं। जैसे कि सैमुअल्सन हो गए, तो इन लोग ने जो बनाया, ये फिर बोलने लगे कि नहीं, इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना जरूरी है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, इन्होंने बोला कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा, लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये भी फिर क्लासिकल के हिसाब से चलने लगे, तो इसीलिए इसको नियो क्लासिकल बोलते हैं हम लोग। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।